जोत्सव। तो आज हम लोग बात करेंगे एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस के बारे में। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जब भी हम लोग वर्ड में सुनते हैं अपने एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस, दो ही डिफरेंशियल हमारे दिमाग में आते हैं, क्योंकि हमें बचपन से वही पढ़ाया जा रहा है, गुइलेन-बारे सिंड्रोम, पोलियो, ठीक है ना। और हमें कुछ ना जानकारी है, ना आइडिया है और ना हम ध्यान देते हैं कभी इतना इस पर। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस के बहुत सारे कारण हैं जो आज मैं डिस्कस करूँगा और इंपॉर्टेंट है, आता है आपके एग्जाम में, पूछा जाएगा और जान लो क्या होता है। तो डेफिनेशन क्या है? इट्स अ लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। तो एलिमिनल है, लोअर मोटर न्यूरॉन की लीजन है, कैरेक्टराइज बाय सडन वीकनेस और पैरालिसिस ओवर 15 डेज इन पेशेंट लेस देन 15 ईयर्स। ठीक है, ये सडन वीकनेस और पैरालिसिस होती है कहाँ पे, कितने दिनों में? 15 डेज में, पेशेंट लेस देन 15 साल में। तो बेसिकली लोअर मोटर न्यूरॉन का लीजन है और 15 दिनों के अंदर इसकी सडन वीकनेस स्टार्ट हो जाएगी। इस कैरेक्टराइज सडन वीकनेस और पैरालिसिस ओवर 15 डेज, सडन वीकनेस और पैरालिसिस स्टार्ट हो जाएगी 15 दिनों के अंदर और पेशेंट लेस देन 15 साल। 15 साल के बच्चों में कम, 15 साल के बच्चों में कम में होती है और 15 दिन के अंदर ही इसकी पैरालिसिस, सडन वीकनेस और पैरालिसिस स्टार्ट हो जाती है। कैरेक्टराइज विद सडन वीकनेस और पैरालिसिस ओवर 15 डेज, राइट। इटियोलॉजी क्या है? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है ना। अभी तक तुमने दो ही जाने, तो आज और जानोगे। स्पाइनल कॉर्ड के कारण से हो सकता है, जैसे कि एक्यूट ट्रांसवर्स माइलाइटिस जो है सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है, ठीक है। एक्यूट ट्रांसवर्स माइलाइटिस जो कि सारे अपने जो फिजिशियन होते हैं तो एक्यूट ट्रांसवर्स माइलाइटिस को जरूर रूल आउट करते हैं अगर वो एक्यूट फैसिड पैरालिसिस का जो है आता है तुम्हारे पास केस, ठीक है ना। एंटीरियर हॉर्न सेल मतलब कि पोलियो वायरस एंड वैक्सीन, ठीक है ना। तो एंटीरियर हॉर्न सेल्स पे कोई इफेक्ट करता है तो वही आपने सुना है, ये पोलियो वायरस जानते ही हो, ठीक है ना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एंटीरियर हॉर्न सेल्स पे अगर कोई इफेक्ट करता है तो पोलियो वायरस के कारण से एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस हो सकता है, वैक्सीन के कारण से हो सकता है। पेरिफेरल नर्व्स का अगर इन्वॉल्वमेंट होता है, गुइलेन-बारे सिंड्रोम, तो आपने मोस्ट कॉमन कॉज होता है जो एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस का, वो गुइलेन-बारे सिंड्रोम होता है। इसके अलावा डिप्थीरिया भी जो है एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस करा सकता है। टॉक्सिन्स जैसे लेड, आर्सेनिक, ये सब भी एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस करा सकते हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, राइट, लाइक माइस्थेनिया ग्रेविस जो होता है, एक तरीके का मतलब कि जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के कारण से अगर तुम्हारे कुछ डेवलप करते हैं, तुम्हारी दिक्कत करते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, तो वहाँ पे जैसे माइस्थेनिया ग्रेविस जो होता है वो तुम्हारा एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस करा सकता है। बॉटुलिज्म इज़ वन ऑफ द मोस्ट मतलब कि कॉज है बॉटुलिज्म। अगर पढ़े होगे तुमने एक स्केची मेडिकल अगर तुमने पढ़ा होगा तो हम लोग को बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक वहाँ पे ड्राइंग बना के, रोबोट का ड्राइंग बना के हम लोग को दिखाया था कि हाँ एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस होता है, ठीक है ना, बॉटुलिज्म के केसेस में, ठीक है ना। अभी मेरे को भी याद आ रहा है, ठीक। तो माइस्थेनिया ग्रेविस हो सकता है, ऑर्गेनोफॉस्फेट हो सकता है, स्नेक बाइट हो सकता है, ठीक है ना। ऑर्गेनोफॉस्फेट के कारण से भी आपको एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस, आपने अपने फार्माकोलॉजी के नॉलेज से सेकेंड ईयर में अगर तुमने पढ़ा होगा तो ऑब्वियसली तुम्हें याद होगा। माइस्थेनिया ग्रेविस तो होता ही होता है। स्नेक बाइट से कोई कभी कभी वेनेमस, अगर न्यूरोटॉक्सिक एक तरीके का तुम अगर जो बंदा मतलब कि स्नेक हो, न्यूरोटॉक्सिक स्नेक हो, ठीक है ना। वैस्कुलोटॉक्सिक तो विपरीडी ये सब होते हैं, न्यूरोटॉक्सिक होता है और एक और भी एक तरीके का टॉक्सिन्स होते हैं ना, 3 तरह के टॉक्सिन्स होते हैं। वैस्कुलोटॉक्सिक होता है, हेमाटोटॉक्सिक होता है और एक और होता है शायद से न्यूरोटॉक्सिक होता है, और देयर इज वन मोर मायोटॉक्सिक। हाँ, मायोटॉक्सिक होता है शायद से, आई गेस, ठीक है। मैं सही बोल रहा हूँ आई गेस, नहीं तो करेक्ट कर देना। ऑब्वियसली तो ये स्नेक बाइट के भी केसेस में न्यूरोटॉक्सिक जो कॉज करते हैं तो उनमें ये पाया जाता है, ठीक है ना। और इसके अलावा तुम्हारा मसल्स में अगर हो गया तो इन्फ्लेमेटरी मायोपैथी के कारण से एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस डेवलप कर सकता है। और इसके अलावा मसल मेम्ब्रेन में हाइपोकैलेमिक पैरालिसिस या फैमिलियल पीरियोडिक पैरालिसिस हो सकता है। हाइपोकैलेमिक पैरालिसिस हो जाए कि बंदा हाइपोकैलेमिया के कारण से जो है पैरालिसिस में जा रहा है, या फैमिलियल पीरियोडिक पैरालिसिस, तो कोई फैमिलियल जो है कॉज के कारण से ये पैरालिसिस में जा रहा है। तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में क्या है, एक्यूट ट्रांसवर्स माइलाइटिस, एंटीरियर हॉर्न सेल्स को क्या इफेक्ट करेगा, तुम्हारे पोलियो वायरस एंड वैक्सीन, पेरिफेरल नर्व्स को गुइलेन-बारे सिंड्रोम, डिप्थीरिया एंड तुम्हारा टॉक्सिन्स जैसे कि लेड, आर्सेनिक, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में माइस्थेनिया ग्रेविस, स्नेक बाइट, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, और तुम्हारा बॉटुलिज्म, मसल्स पे तुम्हारा इन्फ्लेमेटरी मायोपैथी, मसल मेम्ब्रेन पे हाइपोकैलेमिक पैरालिसिस और फैमिलियल पीरियोडिक पैरालिसिस हो सकता है, ठीक है। अब फिजिकल एग्जामिनेशन तुम कैसे करते हो? पहले क्या चेक करो, कोई भी तुम्हारे पास अगर पैरालिसिस का बंदा लेके आता है, कोई भी अगर तुम कभी भी अगर तुम अपना न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हो तो सबसे पहले क्या चेक करते हो? पावर चेक करते हो। पावर इज द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिग्री ऑफ द वीकनेस। बेसिकली पावर है क्या? डिस्ट्रीब्यूशन और डिग्री ऑफ वीकनेस बताता है कि कितना, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या डिग्री ऑफ वीकनेस है बंदे का, कि हाँ भाई इस बंदे को पावर में दिक्कत आ रही है, कोई पावर मतलब नहीं यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, पावर का मतलब कि वो नहीं है उसके पावर, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन और डिग्री ऑफ वीकनेस बताता है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन और कितना डिग्री का वीकनेस है, ठीक है।
ऑटोनॉमिक टेस्टिंग करते हो, पोस्टूरल वाइटल्स प्लस इलियस देखते हो, ऑटोनॉमिक टेस्टिंग करके तुम टॉसिस देख सकते हो, एग्जामिनेशन ऑफ एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स का एग्जामिनेशन कर सकते हो, ठीक है, टॉसिस एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स का एग्जामिनेशन हो गया, ठीक है ना। और क्या देख सकते हो कि ऑटोनॉमिक टेस्टिंग कर सकते हो, पोस्टूरल वाइटल्स देख सकते हो, पावर देख सकते हो, पोस्टूरल ऑटोनॉमिक टेस्टिंग कर सकते हो। और क्या कर सकते हो, टॉसिस कर सकते हो, टॉसिस से देख लिया कि हाँ इसका एक्यूट AFP है या नहीं है। टोन देख सकते हो, टोन ऑटोनॉमिक टेस्टिंग के साथ साथ टोन देखना है, सेंसरी लॉस देखना है, रिफ्लेक्सेस देखना है, जनरल फीचर देखना है। कोई सेंसरी लॉस तो नहीं है इस बंदे को, एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस में कोई सेंसरी लॉस तो नहीं है, रिफ्लेक्सेस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या जनरल फीचर्स में कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं समझ में आ रही, तो वो इस हिसाब से तुम देखोगे कि पावर हो गया, पावर मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंड डिग्री ऑफ वीकनेस हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन डिग्री ऑफ वीकनेस हो गया, ऑटोनॉमिक के कारण से भी हो सकता है, ऑटोनॉमिक मतलब कि डिस्टर्बेंसेस आए, उसको इलियस हो गया या पोस्टीरियर वाइटल्स हो गया। और डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिग्री ऑफ वीकनेस पावर बताता है, ऑटोनॉमिक टेस्टिंग बताता है। टोसिस में एग्जामाइन करोगे क्या, किसका एग्जामिनेशन करोगे, एक्स्ट्राओकुलर मसल्स का टोसिस में। और टोन तुम्हें देखना पड़ेगा कि हाँ टोन कैसा है या कैसा नहीं है, कि बंदा मतलब कि टोन है मसल्स में कि नहीं है। सेंसरी लॉस देखोगे कि हाँ सेंसेशंस है नहीं है। रिफ्लेक्सेस देखोगे उसके कि हाँ रिफ्लेक्सेस ठीक है नहीं है। जनरल फीचर्स देखोगे कि हाँ जनरल फीचर्स ठीक है नहीं है। तो उस हिसाब से तुम अपना फिजिकल एग्जामिनेशन के प्रोसीड करोगे। पावर, ऑटोनॉमिक टेस्टिंग, टोन, ठीक है, जनरल फीचर्स और रिफ्लेक्सेस, सेंसरी लॉस, ठीक है, सेंसरी लॉस है नहीं है, प्रोसेस हो गया, रिफ्लेक्सेस हो गया, ठीक। क्लिनिकल फीचर्स में क्या, वीकनेस अपीयर फर्स्ट इन द लोअर लिम्ब। तो अगर आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, गुइलेन-बारे सिंड्रोम के बारे में, तो आपको पता होगा कि वहाँ पे रेट्रोग्रेड प्रोग्रेशन ऑफ पैरालिसिस होता है, असेंडिंग पैरालिसिस होता है कि नीचे स्टार्ट होता है ऊपर तक जाता है। तो जीपीएस के केस को ही याद कर लेना तो समझ में आएगा कि सबसे पहले जो है लेग अफेक्टेड होता है, राइट, इन केसेज ऑफ एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस, राइट। और ऐसे भी याद रख सकते कि लोअर मोटर न्यूरॉन का लीजन है तो हो सकता है तो वो लोअर लिम्ब में आएगा। ऐसा होता नहीं है, मतलब लोअर मोटर न्यूरॉन को कहीं भी आ सकता है, लेकिन याद करने के उससे पर्पस से खाली समझ लेना, मतलब कि देख लेना, ट्रिक टाइप का समझ लो। कंप्लेंट क्या है, अब नॉर्मल गेट, प्रॉक्सिमल डिस्टल लेग, क्या होगा, बंदा कहेगा कि डॉक्टर साहब मेरे को पहले तो कोई दिक्कत नहीं थी कि अचानक से 10-15 दिनों से मतलब कि मेरा पैर जो है मेरा साथ नहीं दे रहा, मतलब पैर जो है हमारा वीकनेस समझ में आती है मेरे को डिस्टल लेग में या जो है प्रॉक्सिमल लेग में, और मेरा इसके कारण से जो मैं चलता हूँ तो अजीब तरीके से चलता हूँ, गेट मेरी अब नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। प्रॉक्सिमल वीकनेस के साथ क्या होगा, डिफिकल्टी असेंडिंग स्टेयर्स विद द हिप एक्सटेंसर वीकनेस। तो अगर तुम्हारी जो तुम स्टेयर अगर प्रॉक्सिमल वीकनेस वाले हिप के थाई के मसल्स जो है अफेक्टेड होंगी तो हिप एक्सटेंसर के वीकनेस के कारण तुम स्टेयर्स नहीं चढ़ पाओगे। एक्सटेंसर भाई हिप का जो भाई एक्सटेंसर होता है, इसी कारण से तुम सीढ़ी चढ़ पाते हो। चढ़ के देखो एक बार कि हिप का एक्सटेंशन ही तो हो रहा है, ऑब्वियसली फ्लेक्शन तो होगा नहीं। फ्लेक्शन तब होगा कि जब तुम कुछ और कर रहे हो। डिफिकल्टी डिसेंडिंग स्टेयर्स विद द क्वाड्रिसेप्स वीकनेस। तो जब सीढ़ी उतर रहे होगे तो क्वाड्रिसेप्स जो है मसल्स काम करती हैं, तो उसका जो है उस टाइम पे उतरने पे क्वाड्रिसेप्स की वीकनेस आएगी, क्योंकि डिफिकल्टी तुम सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाओ। अगर प्रॉक्सिमल मसल का वीकनेस है तो तुम सीढ़ियाँ चढ़ने में तुम्हें प्रॉब्लम होगी, ठीक है, और सीढ़ियाँ चढ़ने में या उतरने में प्रॉब्लम नहीं लगेगी। चढ़ने में तुम्हारी हिप एक्सटेंसर जो है दिक्कत करेंगी, उतरने में क्वाड्रिसेप्स दिक्कत करेगी। और ग्रवर साइन पॉजिटिव होता है। ग्रवर साइन बेसिकली क्या होता है कि आप एक बच्चे को क्या है कि आप नी चेस्ट पोजीशन बैठा दो। ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में भी आपने पढ़ा होगा, ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जब मैंने डिस्कस की थी तो उसमें भी ग्रवर साइन में बताया था कि मान ले कि एक बच्चा ज़मीन पे बैठा है, मतलब कि नी चेस्ट पोजीशन पे, नी एल्बो पोजीशन पे करके बैठा, उसको कह दो खड़े होने के लिए, तो खड़ा नहीं हो पाएगा अच्छे से। ग्रवर साइन पॉजिटिव होगा तो मतलब बहुत ही अजीब तरीके से वो खड़ा होगा, ठीक। विद डिस्टल वीकनेस, डिस्टल वीकनेस से क्या होगा, स्टम्बल होने लगेगा, मतलब कि चलने में वो स्टम्बल करने लगेगा, ठीक है। फॉलिंग ऑन अनइवन सरफेस देन ट्रिपिंग ऑन नथिंग एट ऑल, ठीक है ना। तो वो अनइवन सरफेस, अगर हल्की भी अनइवन सरफेस हो गई मान लो तो वो गिर जाएगा। जैसे कि एक मान लो एक ऐसी रोड है जहाँ पे अभी पत्थर पड़े हुए हैं, ठीक है, अभी वो मतलब कि सड़क बन रही है, पत्थर अभी पड़े हुए हैं, इट्स नॉट कोलतार, अभी कोलतार गिरेगा उस पर, तो उस सड़क पे वो गिर जाएगा। नॉर्मल आदमी तो चल लेगा, लेकिन उस सड़क पे जो बंदा जिसको डिस्टल लेग की वीकनेस है वो बंदा नहीं चल पाएगा, वो गिर जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो वहाँ पे अगर और बाद में क्या होता है कि धीरे धीरे वो ट्रिप करने लगेगा, मतलब कि लड़खड़ाने लगेगा, जहाँ पे एकदम स्मूथ रोड है या स्मूथ ज़मीन है, अपने कमरे में चलते चलते हो जाए, लड़खड़ा जाए, गिर जाए,
ट्रिपिंग, ठीक है ना, ऑन डिस्टल विद डिस्टल मसल वीकनेस, राइट। तो डायग्नोसिस कैसे करेंगे, इसका क्लिनिकल डायग्नोसिस हम लोग करते हैं, ठीक है, क्लिनिकल डायग्नोसिस का करते हैं। और अगर स्पाइनल कॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट है, अगर ट्रांसवर्स स्पाइनलाइटिस देखना है तो हमने CSF का एग्जामिनेशन कर लिया, MRI करना है। पेरिफेरल नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट देखना है तो यूनिलेटरल हमने नर्व कंडक्शन वेलोसिटी MRI करना है। और बायलेटरल देखना है तो नर्व कंडक्शन स्टडीज या फोर्स वाइटल कैपेसिटी देखनी है। यूनिलेटरल नर्व कंडक्शन वेलोसिटी MRI करने के लिए, बायलेटरल के लिए तुम्हारा नर्व कंडक्शन स्टडीज, फोर्स वाइटल कैपेसिटी, नर्व कंडक्शन स्टडीज एंड जो है, देखो दो चीज़ें होती हैं, नर्व कंडक्शन वेलोसिटी डू MRI एंड नर्व कंडक्शन स्टडी डू मतलब कि फोर्स वाइटल कैपेसिटी, राइट। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के लिए रिपीटेटिव नर्व स्टिमुलेशन कराओगे, ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का कोई दिक्कत है तो रिपीटेटिव नर्व का स्टिमुलेशन कराओगे। मसल में तुम इलेक्ट्रोमायोग्राफी कर सकते हो, क्रिएटिनिन काइनेज, बायोप्सी, ये सब करा सकते हो मसल्स के लिए। EMG करा लो, इलेक्ट्रोमायोग्राफी करा लो, क्रिएटिनिन काइनेज देके चेक कर लो, बायोप्सी करा लो, तो ये मसल का हो गया। मैनेजमेंट में क्या करोगे, बेसिकली एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन का मैनेजमेंट करोगे, सपोर्टिव ट्रीटमेंट दोगे बंदे को। कहोगे भाई पहले तो एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन चेक करोगे, फिर बंदे को कहोगे कि हाँ भैया आपको सपोर्टिव ट्रीटमेंट हम देंगे। और फिर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दोगे GBS में, जैसे कि IVIG देते हो, प्लाज्मा फेरेसिस, IV इम्यूनोग्लोबुलिन्स दोगे GBS के केसेस में। एक्यूट ट्रांसवर्स स्पाइनलाइटिस के केस में IV सॉल्मेड्रॉल देते हो, IV सॉल्मेड्रॉल देते हो एक्यूट ट्रांसवर्स स्पाइनलाइटिस के केस में। और GBS के केस में IVIG दोगे प्लाज्मा फेरेसिस कराने के लिए, ठीक है। तो एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन, सपोर्टिव ट्रीटमेंट एंड स्पेसिफिक ट्रीटमेंट बेसिकली GBS के केसेस में IVIG दोगे, ठीक है, प्लाज्मा फेरेसिस। और तुम्हारा एक्यूट ट्रांसवर्स स्पाइनलाइटिस में IV सॉल्मेड्रॉल दोगे। तो ये बात रही तुम्हारी जो है इसके एक्यूट फैटिस्टेड पैरालिसिस के बारे में। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।